तो नमस्कार बच्चों, आज हम आ चुके हैं और टाइम हो चुका है 10 बजे। जल्दी जल्दी जुड़ना शुरू कीजिए, मैं आपका इंतज़ार कर रहा हूं। फिर हम आज से शुरू करने जा रहे हैं बॉटनी, वनस्पति विज्ञान का चैप्टर नंबर 1 जो है सजीव जगत। मैं वेट कर रहा हूं कि आप आए, फटाफट जल्दी जल्दी ज्वाइन कीजिए बच्चों। शार्प 10 बज चुके हैं। टाइम से ज्वाइन कर लिया कीजिए, रोज रोज वेट नहीं करना पड़े आप लोगों का। चलो जल्दी। आप लोग आने शुरू हो रहे हो। तो जैसा कि मैंने बुधवार को आपको बताया था कि ये पहला चैप्टर है जीव जगत। इसमें से 2024 के पेपर में एक भी प्रश्न नहीं आया, लेकिन ये बेसिक चैप्टर है। कभी कभी इसमें से एक प्रश्न पूछा जा सकता है, तो एक प्रश्न पूछा जा सकता है तो उसी हिसाब से। लेकिन ये चैप्टर पूरी बॉटनी का आधार है, बेस है। तो इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है वो हम अभी आगे चलते हैं। एक बार सारे बच्चे आ जाएं। मैं फिर से कह रहा हूं, कल से आप टाइम से पहले 1 मिनट पहले आ जाइए, ठीक है। ऐसा ना हो कि आपका शुरू का लेक्चर मिस हो जाए, ठीक बात है। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना चैप्टर जीव जगत। तो इस चैप्टर में हम आज के लेक्चर में क्या क्या टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। वो है जीव जगत में विविधता। विविधता मतलब डाइवर्सिटी। फिर है सजीव क्या है, व्हाट इज लिविंग, और सजीवों के लक्षण। हम इसमें 5 लक्षण पढ़ेंगे सजीवों के, और लास्ट में हम करेंगे सारांश, समरी, जो हमने आज पढ़ा है, ताकि जो आज हम आपको डीएस से डेली सेल्फ एनालाइजर पेपर दें वो आप आसानी से हल कर सकें, सॉल्व कर सकें। ठीक है बच्चों, तो चलिए शुरू करते हैं अपना पहला टॉपिक, जो है आपका, क्या बताया था मैंने, जीव जगत में विविधता। जीव जगत में विविधता माने डाइवर्सिटी इन लाइफ, ठीक है। डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड। तो सबसे पहले प्रश्न आता है कि जैव विविधता क्या होती है। जैव विविधता क्या होती है, बायोडाइवर्सिटी क्या होती है। अब मैं आपको बताता हूं। जैसे ये एक कमरा है, या जिस कमरे में आप बैठे हुए हो उसमें कौन सी जाति है, मनुष्य जाति है। मैं हूं यहाँ पर, कंप्यूटर वाले भैया हैं, केमिस्ट्री वाले सर यहाँ पर बैठे हैं, वहाँ पर ऑफिस बॉय खड़ा है। तो 4 तो इस कमरे में हम इंसान हो गए। प्लस अभी मैंने थोड़ी देर पहले देखा था, नीचे चींटियां चल रही हैं, तो चींटियां थी यहाँ पर। फिर कॉकरोच थे, और छिपकली भी मुझे वहाँ पर दिख रही है। एक तो दिख रही है, इसका मतलब इसी कमरे में कहीं छुपी हुई और भी छिपकलियाँ होंगी। मकड़ियाँ हैं, है ना। एनोफिलीस मच्छर है, और जीवाणु हैं, विषाणु हैं। उधर एसी के पास पानी टपक रहा है तो वहाँ कवक भी है। तो और यहाँ मेज रखी है मेरी जिस पर लैपटॉप रखा है, उसमें दीमक भी है। तो इतने छोटे से कमरे में मैंने आपको 10-12 जातियाँ गिनवा दी। तो एक साथ एक ही क्षेत्र में बहुत सारी जातियों का होना विविधता या जैव विविधता कहलाता है। तो जैव विविधता की परिभाषा क्या हो गई, एक दिए गए समय पर एक भौगोलिक क्षेत्र में एक भौगोलिक
क्षेत्र में अनेक जातियों का एक साथ उपस्थित होना अनेक जातियों का एक साथ उपस्थित होना जैव विविधता कहलाता है। जैव विविधता कहलाता है। जैव विविधता माने बायोडाइवर्सिटी। ये तो मैंने आपको इतने छोटे से कमरे में 10 जातियां गिनवा दी। अगर ये पूरा का पूरा पृथ्वी हो तो ये क्या है, हम लिख सकते हैं हमारी पृथ्वी एक जैव विविध ग्रह है। पृथ्वी पर इतनी सारी जातियां हैं। एक तो वैज्ञानिक है रॉबर्ट में, वो पारिस्थितिक विज्ञ हैं। उनके अनुसार संपूर्ण पृथ्वी पर लगभग 7 मिलियन जातियां हैं। रॉबर्ट मे के अनुसार संपूर्ण पृथ्वी पर लगभग 7 मिलियन 7 मिलियन क्या है, जातियां हैं। 7 मिलियन जातियां उपस्थित हैं। आपको पता है कि ये सारी जातियों को क्या हम जानते हैं? क्या इनका वर्गीकरण हो चुका है? नहीं। तो इसमें से कितनी जातियों का वर्गीकरण हो चुका है? तो यहां पर मैं लिखूंगा इनमें से 1.7 से 1.8 मिलियन जातियां वर्गीकीय रूप से ज्ञात हैं। वर्गीकीय रूप से क्या है, ज्ञात हैं। इनको हम जानते हैं। जबकि इनमें से 1.2 मिलियन जातियां जंतुओं की हैं। और 0.5% जातियां पादपों की हैं, पौधों की हैं। और आपको पता है कुल जंतु जातियों में से इसमें से 10,25,000 जातियां कीटों की हैं। इसका मतलब सबसे ज्यादा विविधता पृथ्वी पर कीटों की है। और उन 7 मिलियन में से अभी तक केवल इतनी ही जातियां ज्ञात हैं। और आपको पता है प्रत्येक वर्ष केवल 15,000 जातियों का वर्गीकरण किया जाता है।
वर्गीकरण किया जाता है। तो बेटा केवल इतनी जातियों का वर्गीकरण किया जाता है, तो क्या सारी जातियों का वर्गीकरण हो पाएगा? इसका सीधा सीधा उत्तर है नहीं, कभी नहीं। सारी जातियों का वर्गीकरण नहीं किया जा सकता, क्योंकि बहुत सारी जातियां ऐसी हैं जो बीच बीच में विलुप्त भी होती जा रही हैं। आपको पता है डायनासोर के रहते रहते डायनासोर की खोज नहीं की गई थी, वो तो अब डायनासोर के जीवाश्म मिले बर्फ में दबे हुए, तब हमें पता चला कि भाई इतने मिलियन वर्ष पूर्व डायनासोर भी होते थे। तो सारी की सारी जातियों का वर्गीकरण करना, नामकरण करना, ये बिल्कुल भी संभव नहीं है। तो ये क्या है आपका? ये है आपकी विविधता। अब आपको विविधता का मतलब पता चल चुका है। मैंने क्या बताया था कि सबसे पहले हमें पढ़ना है जीव जगत में विविधता, ये हम पढ़ ली। अब हमें पढ़ना है सजीव क्या है। सजीव क्या है बेटा? तो सजीव की परिभाषा आपको बहुत अच्छे से आनी चाहिए। सजीव क्या है? सजीव का मतलब होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिजम्स। सजीव क्या होता है? सजीव वह जीव है जो जन्म लेता है। ठीक है, क्या क्या करता है ये? जो जन्म लेता है। जन्म लेने के बाद क्या करेगा? जिसमें वृद्धि होती है, वृद्धि व परिवर्धन करता है। परिवर्धन करने के बाद क्या करेगा ये? परिवर्धन करने के बाद परिपक्व होता है। परिपक्व होता है। परिपक्व होने के बाद ये क्या करेगा? ये जनन करता है। जनन करता है। और जनन करने के बाद ये क्या करेगा? जनन करने के बाद इसमें जीर्णता आती है। जीर्ण या बूढ़ा हो जाता है। वह अंततः इसकी मृत्यु हो जाती है। अंततः इसकी मृत्यु हो जाती है। हाँ या ना बच्चों? तो ये है आपका सजीव। तो सजीव अपने पूरे जीवन काल में अब जन्म लेता है। जैसे मेरा जन्म हुआ, लेकिन जन्म होने से पहले मेरा निर्माण होना जरूरी है। निर्माण कैसे हुआ होगा? निषेचन के द्वारा, युग्मक संलयन के द्वारा अंडाणु शुक्राणु से मेल हुए होंगे और मेरा जन्म हो गया होगा। हाँ या ना? तो इस प्रकार से मेरा जन्म हुआ होगा। फिर युग्मनज बना, युग्मनज में फिर वृद्धि हुई, कोशिकाएं विभाजन हुई, भ्रूण बना, भ्रूण में फिर विभेदन हुआ, हाथ पैर उंगली बाल सब निकले। ये हम पढ़ेंगे जनन चैप्टर में, कौन से महीने में क्या क्या आता है। फिर मेरा जन्म हुआ और जन्म के बाद वृद्धि हो चुकी है, परिवर्धन हो चुका है, मैं परिपक्व हो चुका हूँ, जनन करके संतानों को उत्पन्न कर चुका हूँ। अब मैं बढ़ रहा हूं जीर्णता की ओर, बुढ़ापे की ओर, और अंततः क्या हो जाएगी? मेरी मृत्यु हो जाएगी। तो ये होता है सजीव। ठीक है, अब हमने जीव की बात करी, तो आगे मैं आपको एक और चीज बताता हूं, जो है जाति संकल्पना। जाति संकल्पना माने स्पीशीज कॉन्सेप्ट। और ये जाति संकल्पना किस वैज्ञानिक ने दी थी? हम किस वैज्ञानिक की संकल्पना को सही मानते हैं? वो है अर्नेस्ट मेयर। वो है
अर्नेस्ट मेयर। सही बात है। तो ये जो जाति संकल्पना है, इसमें क्या कहा गया? जाति क्या है? मैं हूं मनुष्य जाति, आप हो मनुष्य जाति। तो जाति का मतलब क्या है? आकारिकीय व कार्यकीय रूप से समान जीव। हम एक से दिखते हैं ना, समान जीव जो अंतः जनन करके, जो अंतः जनन माने इन ब्रीडिंग करके उर्वर संतानों को, उर्वर का मतलब है उपजाऊ, जिनके बच्चे हो सकते हैं, करके उर्वर संतानों, मैं आपको लिख दे रहा हूं अंग्रेजी में से क्या कहते हैं, इन्हें कहते हैं फर्टाइल ऑफस्प्रिंग्स। फर्टाइल ऑफस्प्रिंग्स को जन्म देते हैं, उन्हें जाति कहते हैं। जाति माने स्पीशीज कहते हैं। इसका सबसे अच्छा उदाहरण मैं आपको देता हूं। उदाहरण नंबर 1, एक गाय व बैल जनन करके बछड़ों को जन्म देते हैं। तो अगर नर बछड़ा हुआ है तो बड़ा होकर बैल बन जाएगा, मादा बछिया हुई है तो वो बड़ी होकर गाय बन जाएगी, और फिर वो आगे जनन करेंगे। दूसरा उदाहरण है, उदाहरण नंबर 2, एक गधा माने नर गधा किससे निषेचन करेगा? मादा घोड़ी से कर सकता है निषेचन, जबकि ये दोनों अलग अलग जातियां हैं। और क्या उत्पन्न होगा? खच्चर। खच्चर को अंग्रेजी में म्यूल कहते हैं। और मादा गधी अगर नर घोड़े के साथ निषेचन करती है तो उत्पन्न होती है हिनी। ये दोनों ही क्या होते हैं? ये दोनों होते हैं बंधे। बंधे होते हैं मतलब ये बच्चे नहीं दे सकते। तो ये मैं यहां पर आपको बता रहा हूं, प्राकृतिक रूप से बंध माने स्टेराइल। इससे यह पता चलता है कि घोड़ा और गधा दो अलग अलग जाति से संबंध रखते हैं। इसका मतलब अर्नेस्ट मेयर की जाति संकल्पना किस पर आधारित है? यह आधारित है जननिक पृथक्करण पर। संकल्पना जननिक पृथक्करण माने रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन पर आधारित है। ठीक है, पर आधारित है।
इसका क्या मतलब हुआ बच्चों? इसका मतलब हुआ एक जाति के जीव दूसरी जाति के साथ निषेचन करके उर्वर संतानों को जन्म नहीं दे सकते। क्या नहीं दे सकते? उर्वर संतानों को जन्म नहीं दे सकते। तो इसका मतलब ये उदाहरण भी जाति संकल्पना के अंदर ही आएगा। क्या आएगा? अंदर ही आएगा। ठीक है, अब हम हैं किस पर? हम हैं इसके अपवाद पर। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, मैं यहां पर लिख रहा हूं जाति संकल्पना का अपवाद। इसका अपवाद भी है। जब आपने 5वीं 6ठी से बायोलॉजी पढ़नी शुरू की थी, जीव विज्ञान पढ़ना शुरू किया था, तो आपको बताया गया था कि जीव विज्ञान माने बायोलॉजी किसका विज्ञान है? अपवादों का। हर परिभाषा में आपको अपवाद मिलेंगे। तो इसका अपवाद है कि जब शेर होता है, नर शेर, जिसको आप कहते हो लायन, इसका अगर संकरण होता है मादा चीता से, मादा चीता को अंग्रेजी में क्या कहते हो आप? इसे कहते हैं टाइग्रेस। जब इससे निषेचन होता है तो संतान उत्पन्न होती है लाइगर। लाइगर। और जब मादा शेर माने शेरनी, मादा शेरनी को आप कहते हो लायनेस, इसका निषेचन अगर कराया जाता है नर चीते से, नर चीता माने टाइगर, तो इसकी जो संतान होती है उसे कहते हैं टाइगॉन। क्या कहते हैं? टाइगॉन कहते हैं। और ये दोनों मनुष्य द्वारा नियमित अवस्थाओं में क्या होते हैं? उर्वर। उर्वर माने फर्टाइल होते हैं। क्या होते हैं? फर्टाइल होते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका जाति संकल्पना। इसमें से आपको ये ऐसा टॉपिक है जो आपको अभी भी पढ़ना होगा, और जब आप पारिस्थितिकी पढ़ोगे लास्ट में उसमें भी पढ़ना होगा। ठीक है, अब देखो हमारा सजीव क्या है वो हो गया, जीव जगत में विविधता हो गई। अब ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है सजीवों के लक्षण। क्या है? सजीवों के लक्षण। तो चलिए शुरू करते हैं सजीवों के लक्षण माने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो इन सजीवों के जो लक्षण हैं वो मैं आपको अभी बताने जा रहा हूं। हम पढ़ेंगे एक एक करके 5 लक्षण, और सबसे पहला लक्षण जो हमें पढ़ना है वो है वृद्धि। माने ग्रोथ। अब बेटा वृद्धि के 2 अलग अलग मतलब होते हैं। कैसे?
कुछ जीव होते हैं एक कोशिकीय, जैसे अमीबा, यीस्ट। तो वृद्धि एक कोशिकीय जीवों में एक कोशिकीय जीवों में वृद्धि का मतलब है केवल भार में वृद्धि, केवल भार माने मास में वृद्धि। ऐसा मैंने क्यों कहा? क्योंकि जैसे अमीबा है वो केवल भार में बढ़ेगा क्योंकि वो एक कोशिकीय जीव है, और जैसे ही वो ज्यादा बढ़ेगा उसमें जनन हो जाएगा और वो दो पुत्री कोशिकाओं में टूट जाएगा। तो केवल भार में वृद्धि क्या होती है? एक कोशिकीय जीवों में। उदाहरण क्या है? उदाहरण है अमीबा, जीवाणु, यीस्ट, पैरामीशियम, यूग्लिना आदि। जितने भी एक कोशिकीय जीव हैं, जैसे सारे मोनेरा, सारे प्रोटिस्टा और कवक में खाली यीस्ट, ये कैसे हैं? एक कोशिकीय। और बहुकोशिकीय जीवों में क्या होता है? बहुकोशिकीय जीवों में क्या होता है? वृद्धि होती है। वृद्धि बराबर भार में वृद्धि, भार में बढ़ोतरी तथा कोशिकाओं की संख्या में वृद्धि। कोशिकाओं की संख्या में वृद्धि, भार में वृद्धि और कोशिकाओं की संख्या में वृद्धि। ठीक है, तो जैसे आपको पता है कि हमारा जो निर्माण होता है वो युग्मनज के रूप में होता है, जाइगोट। तो माता के गर्भ में, यूट्रस में, उस युग्मनज में विभाजन होता है। एक कोशिका से दो कोशिकीय भ्रूण बना, फिर 4 कोशिकीय बना, फिर 8 से 16 बना, जिसको हम मोरुला कहते हैं। फिर ब्लास्टोसिस्ट बनेगा, फिर गैस्ट्रुला बनेगा, हाथ पैर आ जाएंगे और फिर हमारा जन्म होगा। तो भार में भी वृद्धि हो रही है, कोशिकाओं के संख्या में भी वृद्धि हो रही है। और बहुकोशिकीय जीवों के उदाहरण क्या क्या हैं? इसके उदाहरण है, जल्दी बोलिए। सबसे पहले मनुष्य, आम, बंदर, पीपल, मक्खी आदि। ठीक है, तो ये सब वृद्धि है किस किस में? एक कोशिकीय जीवों में और बहुकोशिकीय जीवों में। अब एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, वो ये है कि वृद्धि सजीवों का महत्वपूर्ण गुण है, परंतु पारिभाषित गुण नहीं है। परंतु पारिभाषित गुण माने डिफाइनिंग फीचर नहीं है। क्यों नहीं है? क्या कारण है? कारण क्योंकि वृद्धि निर्जीवों में भी पाई जाती है।
बेटा वृद्धि निर्जीवों में भी पाई जाती है, लेकिन जो सजीवों में वृद्धि होती है और निर्जीवों में, वो दोनों अलग अलग होती हैं। कैसे होती हैं अलग अलग, देखिए। सजीवों में वृद्धि और दूसरी तरफ है निर्जीवों में वृद्धि। सजीव हम हो गए। अब जैसे मैं आपके सामने सजीव हूं, मैंने अभी नाश्ता किया है थोड़ी देर पहले, जब क्लास शुरू हुई थी उससे पहले मेरा नाश्ता हो गया था। अब मैं जब क्लास ख़त्म करूंगा तो चाय वाय पी लूँगा, उसके बाद 1-1:30 बजे खाना खा लूँगा, शाम को भी चाय पी लूँगा, फिर उसके बाद मेरा मन करेगा खूब सारा तरबूज और फल खा लूँगा, फिर रात में खाना खा लूँगा। तो ऐसा नहीं होगा ना कि कल मैं आपसे मिलने आऊँगा तो वो खाना पेट में इकट्ठा हो जाएगा और यहाँ से बड़ा सा सींग निकल आएगा, नहीं। क्योंकि हमारे अंदर जो वृद्धि होती है वो अंदर से होती है। कहाँ से होती है? अंदर से। तो ऐसी वृद्धि को हम क्या कहते हैं? आंतरिक वृद्धि। तो सजीवों में वृद्धि कैसी होती है? आंतरिक वृद्धि, माने इंटरनल ग्रोथ। कैसी होती है बच्चों? आंतरिक वृद्धि, अंदर से वृद्धि होती है। जबकि निर्जीवों में जो वृद्धि होती है वो होती है बाह्य वृद्धि। बाह्य वृद्धि का मतलब होता है एक्सटर्नल ग्रोथ। क्या मतलब होता है? एक्सटर्नल ग्रोथ, बाह्य वृद्धि। इसका मतलब है वृद्धि बाह्य सतह पर तत्वों के जमाव के द्वारा होती है। जैसे मिट्टी के कण एक के ऊपर एक जम जम के पर्वत बनाते हैं, ऐसे ही रेत के टीले बनते हैं, ऐसे ही कोशिका भित्ति बनती है। तो इसका उदाहरण है पर्वत, पहाड़, रेत के टीले व कोशिका भित्ति। उदाहरण याद होने जरूरी हैं। कोशिका भित्ति, ठीक बात है बच्चों? ठीक है। अब हम आते हैं दूसरे पॉइंट पर। दूसरा पॉइंट ये है, जैसे मैं इतना लंबा कैसे हुआ? क्या मैं ऐसे ही मेरा जन्म हुआ था? नहीं, मेरा जन्म हुआ था एक छोटे से बच्चे के रूप में जिसका वजन लगभग 2.5 से 3 किलो के बीच था। धीरे धीरे मैं ऐसे बढ़ता गया और लंबा हो गया। अब लेकिन मैं बूढ़ा हो रहा हूँ, तो ऐसा थोड़ी ना होगा कि जब मैं और बूढ़ा हो जाऊंगा और मृत्यु मेरे निकट होगी तो वापस से मैं पिचक के छोटा बच्चा बन जाऊंगा। नहीं, तो हमारी जो वृद्धि है, जो सजीवों में वृद्धि है, वो एक दिशीय होती है और उल्टी नहीं होती। तो हमारी वृद्धि है एक दिशीय, माने यूनिडायरेक्शनल तथा अनुत्क्रमणीय। अनुत्क्रमणीय मतलब जो वापस नहीं हो सकती, माने इररिवर्सिबल। लेकिन निर्जीवों में जो वृद्धि है, जैसे पहाड़ बन गए, अब क्या होता है? आंधी आ रही है, तूफान आ रहे हैं, वो पहाड़ वापस से टूट के मिट्टी बन जा रही है। अगर आप राजस्थान में रहते हैं, बाड़मेर, बीकानेर में, तो अगर आप कल एक सड़क से गुजरे थे, वहाँ बड़ा सा रेत का टीला था, बहुत तेज आंधी आई, वो रेत का टीला धस कर गई,
मतलब वो वापस से टूट जाता है। तो ये इसका मतलब निर्जीवों में जो वृद्धि होती है वो होती है द्विदिशीय, माने बाय डायरेक्शनल एवं उत्क्रमणीय। माने रिवर्सिबल। ठीक है, जैसे उदाहरण पर्वतों का मृदा कणों में क्षय होना, ऐसे ही रेत के टीलों का रेत में क्षय होना, ऐसे ही कोशिका विभाजन के समय कोशिका भित्ति का टूट जाना। तो ये है सजीवों और निर्जीवों में वृद्धि में अंतर। अब बात करते हैं किसकी? पादपों में वृद्धि और जंतुओं में वृद्धि। ठीक है, पादपों में वृद्धि और जंतुओं में वृद्धि, इसमें क्या अंतर होता है बेटा? इसमें यह अंतर होता है, कोई बच्चों के क्वेश्चन आए अब तक नहीं आए हैं? वेरी गुड, क्योंकि ये टॉपिक बड़ा सिंपल है, ये कहानी की तरह सुनते जाओ और अच्छे से दिमाग में रखते जाना। तो पादपों में जो वृद्धि होती है ये कैसी होती है? ये होती है संपूर्ण जीवन तक। तो ऐसी वृद्धि को हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं असीमित, माने इनडेफिनिट या इनडिटर्मिनेट ग्रोथ, माने वृद्धि। लेकिन जंतुओं में वृद्धि एक निश्चित काल तक के लिए ही होती है, एक निश्चित काल तक के लिए ही होती है। और इसलिए उसको कहते हैं सीमित वृद्धि, माने डेफिनेट या डिटर्मिनेट ग्रोथ। ठीक है बेटा, लेकिन अब जो पौधे हैं उसमें जो वृद्धि है वो जीवन पर्यंत क्यों होती है? क्योंकि उसमें वृद्धि जो होती है वो होती है कुछ विशेष कोशिकाओं के कारण। विभज्योतक कोशिकाओं में विभाजन के कारण असीमित वृद्धि होती है।
लेकिन जंतुओं में विभज्योतक मतलब मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज अनुपस्थित होते हैं। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज अनुपस्थित होते हैं। ठीक है, अनुपस्थित होते हैं। आई बात समझ में? अब क्योंकि पादपों में वृद्धि हमेशा होती रहती है, तो ऐसी वृद्धि को स्टार बना के लिख रहा हूं, इस वृद्धि को वृद्धि का खुला स्वरूप माने ओपन फॉर्म ऑफ ग्रोथ कहते हैं, या ऐसी वृद्धि को हम क्या कहते हैं? इसको हम लोकलाइज्ड ग्रोथ भी कहते हैं। लेकिन जंतुओं में विभज्योतक तो होते नहीं और जीवन पर्यंत होती नहीं, तो हम इसे वृद्धि का बंद स्वरूप माने क्लोज्ड फॉर्म ऑफ ग्रोथ या विसरित वृद्धि माने डिफ्यूज्ड ग्रोथ भी कहते हैं। तो ये बच्चों बहुत अच्छे से ध्यान रखना, और इसी के साथ आपका वृद्धि वाला जो टॉपिक है वो यहाँ पर खत्म होता है। मैंने आपको बताया था कि सजीवों के लक्षण हम 5 पढ़ेंगे। पहला हो गया आपका वृद्धि, दूसरा टॉपिक है जनन, नंबर 2 है जनन। जनन को हम कहते हैं रिप्रोडक्शन। जनन का मतलब क्या होता है? जनन का मतलब होता है संतानों को जन्म देना। ठीक है, तो संतानों को जन्म देने की क्रिया को जनन कहते हैं। क्या कहते हैं? जनन कहते हैं। और जनन कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है? एक होता है अलैंगिक जनन, माने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और दूसरा क्या होता है? दूसरा होता है लैंगिक जनन, माने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सबसे पहली बात कि हमारे इस अलैंगिक जनन में कितने जनक
सम्मिलित होते हैं। एक, इसलिए ये कैसा होता है? एक जनकीय, माने यूनिपेरेंटल। जबकि लैंगिक जनन में दो जनक भाग लेते हैं, जिसमें से एक का नर होना जरूरी है और दूसरे का मादा। तो इसको कहते हैं द्विजनकीय, माने बाई पेरेंटल। ठीक है, एक नर एक मादा। पॉइंट नंबर 2, युग्मकों का निर्माण। अलैंगिक जनन में प्रायः युग्मकों का निर्माण नहीं होता, लैंगिक जनन में आवश्यक रूप से होता है और इसको कहते हैं युग्मक जनन, माने गैमीटोजेनेसिस। जैसे आपको पता है हमारे अंदर पुरुषों में शुक्राणुओं के बनने को शुक्राणु जनन कहते हैं और अंडाणुओं के बनने को अंडाणु जनन कहते हैं। ठीक है, फिर है पॉइंट नंबर 3, युग्मकों का निर्माण हो गया, युग्मकों का संलयन। इसमें युग्मकों का संलयन कभी नहीं होता और लैंगिक जनन में युग्मकों का संलयन होना जरूरी होता है और इस क्रिया को हम कहते हैं निषेचन। क्या कहते हैं बेटा? निषेचन, माने फर्टिलाइजेशन या सिनगैमी। ठीक है, फिर इसमें नंबर 4, अलैंगिक जनन में क्या जो संतानें हैं वो कैसी हैं? संतानें, तो इसमें लिखेंगे आपस में व जनकों के समान हूबहू एक सी होती हैं, लेकिन इसमें आपस में व जनकों से आनुवांशिक रूप से भिन्न। इसका एक अपवाद है। अगर मनुष्यों में समान जुड़वा हो जाए, ठीक है, मात्रक जुड़वा, तो यहां पर लिख रहा हूं मैं समान जुड़वा, ये भी आपस में एक समान होते हैं लेकिन अपने जनकों से भिन्न होते हैं। इनको हम कहते हैं आइडेंटिकल ट्विंस। ठीक है, अगला पॉइंट है बेटा धीमी या तीव्र। अब जो अलैंगिक जनन है उसमें ना युग्मक बनते हैं ना युग्मकों का संलयन होता है, तो ये क्रिया होती है तीव्र। और जबकि लैंगिक जनन होता है तुलनात्मक रूप से धीमी, एक धीमी प्रक्रिया है। अब युग्मक जनन में अर्धसूत्री विभाजन होता है या नहीं? युग्मक जनन के समय अर्धसूत्री विभाजन यह होता है या नहीं?
अलैंगिक जनन में अर्धसूत्री विभाजन नहीं होता, अपितु क्या होता है, समसूत्री, लेकिन यहां पर होता है अर्धसूत्री। तो ये 6 प्रमुख अंतर हैं अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन में। अब एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं यहां लिख रहा हूं, जनन सजीवों का एक महत्वपूर्ण गुण है, परंतु पारिभाषित गुण नहीं है। पारिभाषित गुण नहीं है। क्यों नहीं है पारिभाषित गुण? उसका कारण है क्योंकि अनेक सजीवों में जनन की क्षमता नहीं पाई जाती। में जनन की क्षमता नहीं पाई जाती है। जनन की क्षमता होती ही नहीं है। जैसे इसके उदाहरण हैं खच्चर, हिनी, फिर बंध्य मनुष्य दंपति, बंध्य मनुष्य दंपति आदि। कई बार ऐसा होता है नर मतलब पुरुष और स्त्री दोनों बिल्कुल सही होते हैं, लेकिन फिर भी उनकी संतानें नहीं हो सकती। तो क्या है, अगर जनन पारिभाषित गुण होता तो ये सबके अंदर जनन की क्षमता पाई जाती। और एक और उदाहरण मैं लिख दे रहा हूं यहां पर, वो है नर मधुमक्खी। नहीं, नर मधुमक्खी नहीं, श्रमिक मधुमक्खी, सॉरी, वर्कर हनी बीज। श्रमिक मधुमक्खियां ये भी बंधे होती हैं। अगर ये पारिभाषित गुण होता तो इनमें भी जनन की क्षमता होनी चाहिए थी। एक और चीज मैं यहां पर लिख रहा हूं, जनन निर्जीवों में अनुपस्थित होता है। ठीक है, निर्जीवों में जनन नहीं पाया जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मैं आपको बता रहा हूं जनन की कुछ, अलैंगिक जनन की कुछ महत्वपूर्ण विधियां। अलैंगिक जनन की कुछ महत्वपूर्ण विधियां, कुछ महत्वपूर्ण विधियां, राइट। क्या अभी तक कोई भी डाउट नहीं आया है बच्चों? गरिमा, राम, पायलेश, अरविंद? नहीं। चलो, तो ये कुछ महत्व, ब्यूटी रॉय, प्रिया? नहीं। तो अलैंगिक जनन की कुछ महत्वपूर्ण विधियां कौन कौन सी हैं? सबसे पहली विधि मैं आपको जो बता रहा हूं वो क्या है? वो है
द्विविभाजन। द्विविभाजन माने बाइनरी फिशन। द्विविभाजन कौन कौन करता है? द्विविभाजन करता है जीवाणु, अमीबा आदि। ठीक है। पॉइंट नंबर 2, नंबर बी, खंडन माने फ्रेगमेंटेशन। ये कौन करते हैं? तंतुमय शैवाल व कवक। तंतुमय शैवाल और कवक। इसके बाद क्या होता है? इसके बाद होता है मुकुलन, नंबर सी, मुकुलन। मुकुलन माने बडिंग। मुकुलन कौन कौन करता है? ये करता है हाइड्रा और यीस्ट। ठीक है, मुकुलन। और कुछ स्पॉन्जेस भी करते हैं, तो मैं पॉरीफेरा स्पॉन्ज यहीं लिख दे रहा हूं। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा नंबर 4, ये है वास्तविक पुनरुद्भवन। माने ट्रू रीजनरेशन। ये कौन कौन करता है? जल्दी बोलिए। विकास। चलिए, एक डाउट आ गया, विकास सैनी का। विकास, पहले तो बहुत पिटाई होगी, आप लेट आए हो। ठीक है। हिनी क्या होता है? जब हिनी होता है, जब घोड़े और गधी का संकरण होता है, उससे हिनी मिलता है, लेकिन घोड़ी और गधे से मिलता है खच्चर। ठीक है। तो ये अंतर जातीय क्या होते हैं? संकर जीव होते हैं। ठीक है विकास। चलिए, तो वास्तविक पुनरुद्भवन, वास्तविक पुनरुद्भवन किसमें पाया जाता है? इसका उदाहरण है प्लेनेरिया। ये एक चपटाक्रमी होता है, फ्लैट वर्म, प्लेनेरिया। ठीक। और एक तरीका मैं आपको यहां पर और बता रहा हूं, नंबर ई। और ये तरीका क्या है? ये है बीजाणु जनन। बीजाणु जनन, जिसको हम कहते हैं स्पोर फॉर्मेशन या स्पोरुलेशन। ये किस किस में होता है? जल्दी बोलिए। ये होता है शैवाल, जीवाणु, कवक, ब्रायोफाइट्स व टेरिडोफाइट्स। गरिमा क्या पूछ रही हैं? गरिमा पूछ रही है सर, ये ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स क्या होता है? बेटा, ये पादप जगत के कुछ विभाग हैं। सबसे पहले शैवाल, फिर ब्रायोफाइट, फिर टेरिडोफाइट, फिर जिम्नोस्पर्म, फिर एंजियोस्पर्म, ऐसे आते हैं। ठीक है। चलिए, तो ये हो गए आपके अलैंगिक जनन की कुछ महत्वपूर्ण विधियां। अब बहुत इंपॉर्टेंट 2 चीजें मैं आपको बता रहा हूं। सबसे पहले है एक कोशिकीय जीवों में, एक कोशिकीय जीवों में
एक कोशिकीय जीवों में क्या होता है? एक कोशिकीय जीवों में वृद्धि और जनन, इनका एक ही मतलब है, क्योंकि अमीबा जैसे ही बड़ा होगा वैसे ही दो टुकड़ों में टूट जाएगा। तो वृद्धि हुई और जनन भी हुआ। तो एक कोशिकीय जीवों में वृद्धि व जनन एक दूसरे के पर्यायवाची हैं, पर्यायवाची हैं तथा पारस्परिक रूप से क्या? अंतर्जात क्रियाएं हैं। अंतर्जात क्रियाएं माने म्यूचुअली इंक्लूसिव इवेंट्स। ब्यूटी रॉय पूछ रही हैं, सर पारस्परिक क्रियाएं क्या होती हैं? जैसे अमीबा है या जीवाणु है, तो उसमें ये वृद्धि है, ये जनन है, दोनों का मतलब एक ही है। अगर उसमें वृद्धि होगी तो जनन होगा ही होगा। लेकिन बहुकोशिकीय जीवों में जैसे हमारे अंदर ये दोनों अंतर्जात क्रियाएं नहीं हैं। तो पॉइंट नंबर 2, बहुकोशिकीय जीवों में जैसे कि हम, वृद्धि व जनन पर्यायवाची नहीं है। वृद्धि व जनन एक दूसरे के पर्यायवाची नहीं है। अतः ये पारस्परिक रूप से बहिर्जात प्रक्रम माने म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं, ठीक है। जैसे मैं हूं, मैं एक बहुकोशिकीय जीव हूं, तो वृद्धि तो मेरी अपने आप हो रही है, जो मैं खा रहा हूं पी रहा हूं, लेकिन जनन करना ना करना वो मेरे हाथों में है। समझ में आया? तो यहां पर आपका खत्म होता है जनन। तो हमने क्या पढ़ा अभी तक? हमने पढ़ा जीव जगत में विविधता, हमने पढ़ा सजीव क्या है, हमने सजीवों के लक्षण में नंबर 1 पर हमने पढ़ा वृद्धि, नंबर 2 पे हमने पढ़ा जनन, ये हमारा हो चुका है। अब नंबर 3 हम पढ़ने जा रहे हैं, तो वो नंबर 3 है क्या? उपापचयन। नंबर 3 है उपापचयन। उपापचयन का मतलब है मेटाबॉलिज्म। हम सांस ले रहे हैं, हमारे गुर्दे काम कर रहे हैं, हमारा हृदय काम कर रहा है, हमारे शरीर में इतनी सारी क्रियाएं हो रही हैं, पौधे प्रकाश संश्लेषण कर रहे हैं, श्वसन कर रहे हैं, हार्मोन्स का स्रावण कर रहे हैं, इन सभी को हम क्या कहते हैं? उपापचयन। तो उपापचयन का मतलब होता है हमारे शरीर में होने वाली
सभी रासायनिक अभिक्रियाओं को सामूहिक रूप से क्या कहते हैं? उपापचयन। उपापचयन यानी मेटाबॉलिज्म कहते हैं। ये बेटा दो प्रकार का होता है, विकास, दिलखुश, गरिमा, राम, अरविंद और कौन कौन है? पायलेश, हाँ, सौरभ, प्रमोद। चलिए, तो उपापचयन कहते हैं अगर सो रहे हो तो होश में आ जाओ और ध्यान से सुनो। ये दो प्रकार का होता है कि कैसा? पहले है उपचयन। उपचयन माने एनाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म। और दूसरा है अपचयन। अपचयन माने कैटाबॉलिज्म। तो पॉइंट नंबर 1, उपचयन क्या होता है? उपचयन में सरल अकार्बनिक तत्वों से जटिल कार्बनिक तत्वों का संश्लेषण होता है। ठीक है, सरल अकार्बनिक तत्वों से जटिल तत्व बनते हैं, जबकि अपचयन में बड़े बड़े तत्व छोटों में टूट जाते हैं। तो इसमें क्या होता है? जटिल कार्बनिक तत्व सरल तत्वों में टूट जाते हैं या विघटित हो जाते हैं। ठीक है, अब जब हम कोई चीज बनाएंगे तो उसमें ऊर्जा तो लगेगी। तो पॉइंट नंबर 2 है यहां पर, इसमें ऊर्जा का व्यय। व्यय का मतलब होता है खर्चा होता है। ऊर्जा उपयोग की जाती है, जबकि कोई चीज टूटते हैं तो उसमें से ऊर्जा निकलती है। तो पॉइंट नंबर बी, इसमें ऊर्जा उत्पन्न होती है। ठीक है, अब आते हैं इसके उदाहरण में। तो अगर कोई चीज बन रही है तो उदाहरण क्या है? उदाहरण है प्रकाश संश्लेषण। लेकिन इधर क्या उदाहरण है? भोजन का टूटना माने श्वसन।
इधर क्या उदाहरण है? प्रोटीन संश्लेषण। लेकिन सामने क्या उदाहरण है? प्रोटीन्स का अमीनो अम्लों में विघटन। प्रोटीन्स का अमीनो अम्लों में टूटना। फिर इसका क्या उदाहरण होगा? इसका उदाहरण है लिपिड संश्लेषण। और सामने उसका क्या उदाहरण होगा? लिपिड्स का वसीय अम्लों एवं ग्लिसरॉल में विघटन। ठीक है, ग्लिसरॉल में टूट रहा है और वसीय अम्लों में टूट रहा है। तो यह होता है उपचयन, बनना, और अपचयन माने टूटना। अब एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, विकास, दिलखुश, गरिमा, ब्यूटी, जाग जाओ सो रहे हो तो आज मैं जो जो नाम ले रहा हूं सबके घरों पर मैं फ़ोन करूंगा, ठीक है, पक्का फ़ोन करूंगा। अब है आगे वो पॉइंट है उपापचयन सजीवों का महत्वपूर्ण गुण है, लेकिन यह पारिभाषित गुण भी है, माने डिफाइनिंग फीचर भी है। और क्यों है डिफाइनिंग फीचर? कारण क्योंकि उपापचयन निर्जीवों में नहीं पाया जाता, निर्जीवों में नहीं पाया जाता। ठीक है, उपापचयन निर्जीवों में नहीं पाया जाता है। आपने कभी देखा है कि कोई मृत काया पड़ी है उसमें उपापचयन हो रहा है? नहीं। ठीक है, विकास सैनी, आप बेटा 3-3 आईडी से लॉगिन हो, ठीक है, दिलखुश नहीं आया क्या आज? हाँ, और गरिमा, प्रेमलता भी नहीं आई है आज, ठीक है। चलिए, तो ये है उपापचयन सजीवों का महत्वपूर्ण गुण है। अच्छा, उपापचयन हमारे शरीर में होता है तो उपापचयन पात्रे में भी हो सकता है। पात्रे मतलब मनुष्य के शरीर के बाहर। तो यहां पर मैं नोट लिख रहा हूं, उपापचयन सजीव की काया के बाहर मनुष्य द्वारा नियंत्रित वातावरण, इसको कहते हैं पात्रे। पात्रे मतलब इन विट्रो भी कराया जा सकता है। ठीक है, कराया जा सकता है। उदाहरण, परख नली शिशु,
माने टेस्ट ट्यूब बेबी, कृत्रिम गर्भाधान द्वारा, ये आजकल बड़ा फेमस है। तो ये हो गया आपका उपाप चयन। सॉरी, अब 1 मिनट, अब हम चलते हैं अपने चौथे लक्षण की ओर। 1 मिनट बेटा, इसमें अब कीप कर दो, कीप। अब इस स्लाइड पे क्लिक करो, न्यू स्लाइड। नहीं नहीं, एक इसको डिलीट करना पड़ेगा सर, फुल स्क्रीन कर दो। इस पे ना फुल स्क्रीन। चलिए बेटा, तो अब हम आ रहे हैं अपने अगले लक्षण पर, जो है लक्षण संख्या 4। वो है चेतना। चेतना या संवेदना। माने कॉन्शियसनेस या सेंसिटिविटी। चेतना का मतलब क्या है, मैं आपको पढ़ा रहा हूं। अभी एक आपने क्या करा, रबर बैंड में पत्थर लगा के मेरे यहाँ मारा, ऐसे लगा, मैंने इसको ऐसे खुजाया या ऐसे सहलाया, इसे कहते हैं संवेदना। या फिर मैं पढ़ा रहा हूँ, पढ़ाते पढ़ाते यहाँ पर कोई इलेक्ट्रिक स्पार्क हो गया और ये स्क्रीन गर्म हो गया और मैंने यहाँ हाथ रखा, ऐसे किया, तो ये क्या होती है, संवेदना। तो संवेदना या चेतना का क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है बाह्य या आंतरिक अनुक्रियाओं, नहीं, आंतरिक उद्दीपनों, उद्दीपनों। उद्दीपनों का मतलब होता है स्टिमुलाई के प्रति अनुक्रिया दर्शाना। संवेदना या चेतना कहलाता है। जैसे बाह्य उद्दीपन तो हो गए हवा, पानी, कोई रिएक्शन, कोई एलर्जन, और आंतरिक हो गए जैसे पढ़ाते पढ़ाते मुझे डकार आ गई, तो ये आंतरिक अनुक्रिया थी। ठीक है, आंतरिक उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया थी। नींद आ रही है, वो भी आंतरिक है, तो इसको हम कहते हैं संवेदना। अब ये जो चेतना है ये क्या है? यह है सजीवों का महत्वपूर्ण गुण तो है, साथ में पारिभाषित गुण भी है। साथ में पारिभाषित गुण माने डिफाइनिंग फीचर भी है। क्यों है बेटा? इसका कारण है, कारण क्योंकि
चेतना निर्जीवों में नहीं पाई जाती। ये निर्जीवों में नहीं पाई जाती है, मिलती ही नहीं है उनमें। ठीक है, अब एक और बात है चेतना या संवेदना के बारे में। यह तकनीकी रूप से सबसे जटिल, मतलब जटिलतम, जटिलतम मतलब कॉम्प्लिकेटेड, तकनीकी रूप से जटिलतम एवं सबसे अधिक दिखाई देने वाला प्रक्रम है। मुझे मच्छर ने काटा, मैंने ऐसे मारा, मुझे भी दिख रहा है, आपको भी दिख रहा है। गरम से हाथ टच हुआ, ऐसे दिख रहा है। डकार आई, मुझे भी आवाज़ आई, मुझे भी महसूस हुआ, आपको भी दिया। और ये तकनीकी रूप से सबसे जटिलतम है, क्योंकि ऐसे हाथ मारना, मच्छर को मारना में आपका मस्तिष्क, तंत्रिकाएं, पेशियां, हड्डियां, अंग सभी सम्मिलित हैं और ये दिखाई देता है। जबकि जनन करते हुए आप नहीं देख सकते, वृद्धि होते हुए नहीं देख सकते, उपापचयन होते हुए शरीर के अंदर नहीं देख सकते, लेकिन ये दिखाई देता है। ठीक है, और एक बहुत ज़रूरी चीज़ वो है एक विशिष्ट लक्षण जो केवल मनुष्यों में ही पाया जाता है। वो क्या है बेटा? वो है स्वचेतना। माने सेल्फ कॉन्शियसनेस। ये हमें अच्छे और बुरे की समझ सिखाता है, अपने पर्यावरण को बचाने की समझ सिखाता है। ये स्वचेतना ही होती है जिसके कारण हम अपने बिस्तर में सूसू पॉटी नहीं करते, हम सड़क के बीच में खड़े होकर मल मूत्र नहीं त्यागते हैं, हम कपड़े खोल के इधर उधर नाचे नाचे नहीं फिरते हैं। तो ये सब किस में आता है? स्वचेतना का। हमें अच्छे और बुरे का भेद करने के लिए बताता है, और ये सिर्फ मनुष्यों में ही पाई जाती है। आज का आखिरी लक्षण जो है नंबर 5, वो है कोशिकीय संगठन। कोशिकीय संगठन माने सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। ये क्या होता है? इसका मतलब होता है कोशिकाएं जुड़ जुड़कर क्या बनाती हैं? ऊतक। ऊतक मिल मिलकर क्या बनाते हैं? अंग। अंग मिलकर क्या बनाते हैं? अंग तंत्र। और अंग तंत्र मिल मिलकर क्या बनाते हैं? जीव। इसको हम कहते हैं कोशिकीय संगठन। इसका अपवाद क्या है? इसका अपवाद है एक कोशिकीय जीव, जैसे अमीबा, पैरामीशियम, ये तो ऊतक नहीं बनाते हैं। और एक और चीज, कोशिकीय संगठन यह सजीवों का महत्वपूर्ण गुण है तथा पारिभाषित गुण भी है। तथा पारिभाषित गुण भी है। इसका कारण क्या है? जल्दी बोलो। इसका कारण है
क्योंकि यह निर्जीवों में नहीं पाया जाता। तो बेटा आज के आप देखो, आपका सारा टॉपिक जो हमने सोचा था सारा पूरा हो गया है। जीव जगत में विविधता, सजीव क्या है, सजीवों के लक्षण, वृद्धि, जनन, उपापचयन, चेतना और कोशिकीय संगठन। ठीक है, सब हमने पढ़ लिए हैं। आखिरी में चलते चलते एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और वो क्वेश्चन है, एक कोमा में लेटा हुआ रोगी, एक रोगी है जो कोमा में लेटा हुआ है, निम्न में से कितने लक्षण प्रदर्शित करेगा? वृद्धि उसमें होगी? नहीं होगी। जनन वो कर नहीं सकता। उपापचयन होगा, ग्लूकोज चढ़ा हुआ है लेकिन ग्लूकोज टूटेगा तो सही उसके शरीर में, किडनी काम कर रही है, हृदय काम कर रहा है, उपापचयन होगा। संवेदना उसमें होगी नहीं और स्व चेतना भी उसमें नहीं होगी क्योंकि वो कोमा में पड़ा हुआ है, वहीं बिस्तर पे पड़े पड़े मल मूत्र का त्याग कर रहा है, तो स्व चेतना भी नहीं होगी। तो इतने लक्षणों में से उसके अंदर कितने लक्षण पाए जाएंगे? एक ही। वो क्या है? वो है उपापचयन। तो हमारा आंसर हो जाएगा 1। क्या हो जाएगा? 1। तो आज बेटा मैंने 10 प्रश्नों की डीएसए शेयर करी है, वो सब सॉल्व करेंगे और कल की क्लास में सबसे पहले क्वेश्चन पूछेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। तो मिलते हैं फिर कल की क्लास में। टाइम से आ जाना बच्चों, नहीं तो सबकी पिटाई करूंगा मैं। विकास, दिलकुश, प्रेमलता, प्रमोद, आप चारों लेट थे आज, तो मैं आपको बेटा मेरे आने से पहले ही आपको क्लास में होना चाहिए। चलिए बच्चों, पढ़ते रहिए, मिलेंगे कल।